नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 15 मार्च 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताऊंगा। वैसे मंडे है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, क्योंकि कल संडे था तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट है बताता हूँ। सेंटर लाइकली टू अलाउ रेजिडेंट्स टू फिल देयर एनपीआर डिटेल्स। एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। आगे आने वाले समय में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसके रिस्पेक्टिव कोशिश करूंगा कि एक अलग वीडियो में आपको बनाऊँ। सेंटर ने यह बोला है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में जो भी आपके सेंसस ऑफिशियल्स होंगे वो आपके घर पे आके डाटा तो लेंगे ही लेंगे, प्लस ऑनलाइन मोड के थ्रू भी लोगों को ये सुविधा दी जाएगी कि वो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में कॉलम्स भर सकें, अपना डाटा फिल कर सके। जब सेंसस ऑफिशियल्स आएंगे घर पे डोर टू डोर इन्यूमरेशन करने के लिए, उससे पहले ही आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में अपने इंफॉर्मेशन को फिल इन करना है। जब आप फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर दोगे तो ऑनलाइन फिल करने के बाद आपको एक रेफरेंस कोड मिलेगा, और जब ये सेंसस ऑफिशियल आपके घर पे डाटा इन्यूमरेट करने के लिए आएगा तो आपको उसे वो सेंसस कोड, वो रेफरेंस कोड बताना पड़ेगा, जो कि आपको तब मिला था जब आपने खुद ऑनलाइन उस नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को भरा था। समझ गया बात को। तो बेसिकली ये जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के रिस्पेक्ट में जो भी सेंसस ऑफिशियल आपके घर आएगा इन्यूमरेशन के लिए, उससे पहले ही आपको ऑनलाइन जाके अपने पोर्टल पे इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है। ये जो फर्स्ट फेज है डेसेनियल सेंसस एक्सरसाइज का, जो 10 साल में एक बार होती है, ठीक है, द हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, इसमें एनपीआर को भी अपडेट किया जाएगा। इसको शुरू करना था 1 अप्रैल 2020 से, लेकिन आप सबको पता है कि उस समय पे कोविड-19 पैंडेमिक शुरू ही हुआ था और तगड़ा लॉकडाउन लगा दिया गया था, तो पिछले साल तो कुछ नहीं हुआ। अब इस चीज़ को फिर से शुरू किया जा रहा है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को कौन से एक्ट के अंदर, कौन से रूल्स के अंदर चालू किया जा रहा है? तो रूल्स हैं सिटीजनशिप रूल्स 2003, और सिटीजनशिप रूल्स 2003 को सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर शुरू किया गया था। 2015 में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए नेम, जेंडर, डाटा, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ रेजिडेंट, फादर और मदर्स नेम को अपडेट किया गया था। आधार, मोबाइल और राशन कार्ड नंबर्स को अलर्ट किया गया था। लेकिन चूंकि अब बहुत सी जन्म हो गए होंगे, बहुत सी मृत्यु हो गई होगी, माइग्रेशन हुआ होगा एक जगह से दूसरी जगहों पे, तो इसीलिए यहाँ पे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को फिर से अपडेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इज द लिस्ट ऑफ यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। नॉर्मल कर एक कंट्री में जो रहता है उनका डाटा ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, वो एक इंडियन पर्सनल भी हो सकता है, वो एक फॉरेन पर्सनल भी हो सकता है। तो एक ऐसा सिटीजन, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो चाहे वो फॉरेन सिटीजन हो, अगर वो इंडिया में यूजुअली रेजिडेंट है तो वो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में उसका नाम होगा। तो जो ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इज टू क्रिएट अ डाटाबेस ऑफ एवरी यूजुअल रेजिडेंट इन द कंट्री। और इसके लिए जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है ना, वो अभी फील्ड ट्रायल्स भी कंडक्ट करवा रहा है। इट इज प्रेजेंटली कंडक्टिंग फील्ड ट्रायल्स फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ द सेंसस एंड एनपीआर थ्रू मोबाइल एप्लीकेशंस इन वन ब्लॉक ईच। यानी कि ये जो मोबाइल एप्लीकेशन में आप डाटा भरोगे ना एनपीआर के सेंसस ऑफिशियल्स के आने से पहले, इसके लिए अभी फील्ड ट्रायल चल रहे हैं, ताकि एक बार लोगों के लिए चीज़ें लाइव हो जाएं तो कुछ प्रॉब्लम ना होने लगे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के काम करने में। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज़ आपको काम आएगी। डिटेल में इस वीडियो को मैं किसी और टॉपिक, मतलब इस टॉपिक को किसी और वीडियो में कवर करूंगा। यहाँ पे तो करंट अफेयर्स है तो थोड़ा लिमिटेड तरीके से जल्दी जल्दी चीज़ें बताता हूँ। दूसरा है इंडिया पाकिस्तान इंदस कमिश्नर्स सेट टू मीट। देखिए, जो इंदस कमिश्नर्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के, 23-24 मार्च को नई दिल्ली में मिलेंगे। ये पहली मीटिंग होगी इंदस कमिश्नर्स की 2.5 साल के गैप के बाद। ये जो परमानेंट इंडस कमीशन है ना, इंडिया पाकिस्तान परमानेंट इंडस कमीशन, इसकी पिछली मीटिंग हुई थी लाहौर पाकिस्तान में 29-30 अगस्त 2018 को। परमानेंट इंडस कमीशन किस ट्रीटी के प्रोविजंस के अंदर बनाया गया है? इंदस वाटर ट्रीटी। इंदस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी 1960 में। और इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से जो परमानेंट इंडस कमीशन है, इसमें इंडिया और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स एक साल में एक बार जरूर मिलेंगे। एक साल ये मीटिंग पाकिस्तान में होगी, फिर इंडिया, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान, मतलब अल्टरनेटिवली इंडिया और पाकिस्तान में मीटिंग होगी। इंदस वाटर ट्रीटी 1960 के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। इंदस वाटर ट्रीटी मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको मिल जाएगी। बेसिक इंफॉर्मेशन उस ट्रीटी के बारे में यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मल कर तो ऐसा बोला जाता है कि ये मीटिंग नवंबर में होती है, लेकिन किसी और महीने में भी हो सकती है अगर दोनों कंट्रीज चाहें तो। ये जो कमीशन के मेंबर्स थे इनको मार्च 2020 में मिलना था, बट आपको पता है कि मार्च 2020 में कोरोना वायरस पैंडेमिक बहुत तेजी से फैलना शुरू हुआ था, तो मीटिंग नहीं हो पाई। अब जो मीटिंग होगी, यहाँ पे पाकिस्तान के कुछ ऑब्जेक्शंस हैं। इंडिया के कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे थे चेनाब नदी पे, और चेनाब नदी चूंकि पाकिस्तान को एलोकेटेड है, तो पाकिस्तान यहाँ पे ऑब्जेक्शंस प्लेस कर रहा है कि इंडिया इसके ऊपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकता। देख लेते हैं इंदस वाटर ट्रीटी में है क्या। इंदस वाटर ट्रीटी में ये बोला गया है कि जो 6 नदियां हैं,
रावी, बीस, सतलज, इंदस, झेलम, चेनाब। इसमें से जो इंदस, झेलम और चेनाब नाम की नदी है, जिसको आप वेस्टर्न रिवर्स बोलते हैं, इनका ज्यादातर पानी पाकिस्तान को एलोकेट किया गया है। और सतलज, बीस और रावी, इनका जो पूरा पानी है वो इंडिया को एलोकेट किया गया है। हालांकि ये जो वेस्टर्न नदियां हैं, इंदस, झेलम और चेनाब, इनमें से जो पानी बह रहा है, इनमें लिमिटेड तौर पे इंडिया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना सकता है, लेकिन उन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होगा फॉर डिजाइन एंड ऑपरेशन। समझ गए? लेकिन इंडिया ने जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और इंदस, चेनाब एंड झेलम, इसके ऊपर पाकिस्तान कुछ ऑब्जेक्शंस रेज कर रहा है। पाकिस्तान का ये बोलना है कि इंडिया के इन प्रोजेक्ट्स के चलते पाकिस्तान में इन नदियों के पानी का फ्लो धीमा हो जाएगा। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो इंदस वाटर ट्रीटी यहाँ फिर से न्यूज में आ गई है, इसको जाके देख लीजिए मेरे चैनल पे, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। इस टॉपिक के बारे में मैं फिर से तब आपसे बात करूंगा जब 23-24 मार्च को मीटिंग हो जाएगी। मीटिंग के बाद जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे वो आपके साथ बात किए जाएंगे, तो आपको और एग्जैक्ट इशू पता चलेगा, क्योंकि जब मीटिंग होगी तो इसकी डिटेल्ड कवरेज होगी। वीडियो पे लाइक का बटन अब तक ना बताया हो तो दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस वीडियो की पीडीएफ के लिए, इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए, वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए। नेक्स्ट न्यूज है, इन्वायरमेंटलिस्ट रेजिडेंट अगेंस्ट लेजिस्लेशन ऑफ माइनिंग इन अरावलीज। देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट एक पिटीशन को सुन रही है। अरावलीज में माइनिंग की परमिशन देने की कोशिश कर रही है हरियाणा की सरकार, और ये जो माइनिंग होगी वो गुरुग्राम और फरीदाबाद में होगी। सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा गवर्नमेंट पिटीशन का जवाब देगी। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट और हरियाणा के जो लोग हैं वो पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं कि अरावलीज में जो माइनिंग हो रही है, खासकर ये जो हरियाणा के जो दो शहर हैं गुरुग्राम और फरीदाबाद, यहाँ पे जो माइनिंग हो रही है इसको बंद करवाइए। अब ऑब्वियस सी बात है, हरियाणा सरकार से भी यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा कि भाई आप क्यों कर रहे हो माइनिंग जब लोग नहीं करना चाहते हैं। और सवाल का एक ही जवाब है कि भाई इससे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बनती हैं, डेवलपमेंट होता है, सरकार के पास पैसा आता है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को हम फाइनेंस कर पाते हैं। बतेरी यहाँ पे बातें हैं। एक ईमेल कैंपेन शुरू किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। यहाँ पे रेजिडेंट्स डिमांड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि अरावलीज में किसी भी प्रकार का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, किसी भी प्रकार का माइनिंग प्रोजेक्ट को परमिशन ना दी जाए। जबकि लोग यहाँ पे सरकार से ये भी डिमांड कर रहे हैं कि आप हरियाणा में जो स्टेट फॉरेस्ट कवर है इसको बढ़ा के 20% पे लेके जाइए। ये बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं, ठीक है ना। हरियाणा का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इस हरियाणा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पॉलिसी टारगेट है 20% फॉरेस्ट कवर करने का। लेकिन अगर आप ऑल इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हो अरावलीज में तो ये फॉरेस्ट कवर तो आप और कम कर देते हो, ऐसा बोलना है यहाँ पे आपका रेजिडेंट्स का। रेजिडेंट्स ने कुछ और डिमांड्स की हैं। डिमोलिशन ऑफ ऑल इलीगल कंस्ट्रक्शन इन द अरावलीज, मतलब जितना भी अरावली में इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ इसको डिमोलिश करिए। नेटिव सैपलिंग्स लगाइए। 50,000 एकर्स ऑफ अरावलीज को आप डीम्ड फॉरेस्ट डिक्लेयर करो, ओके, एंड रिटेनिंग द अरावलीज इन साउथ हरियाणा एज नेचुरल कंजर्वेशन जोन। साउथ हरियाणा में जो अरावली के फॉरेस्ट इनको नेचुरल कंजर्वेशन जोन डिनोट करिए, डीम्ड फॉरेस्ट डिनोट करिए। इससे होगा ये कि इन फॉरेस्ट को फर्दर काटा नहीं जाएगा। रेजिडेंट्स का ये बोलना है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर आप अरावलीज को और डिस्ट्रॉय करते हो तो एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है। और ये जो माउंटेन रेंज है, कहीं ना कहीं दिस इज अ नेचुरल बैरियर अगेंस्ट डिसर्टिफिकेशन। देखिए, पेड़ कटेंगे तो लैंड डिसर्टिफिकेशन तो होगा ही होगा, क्योंकि जब पेड़ होते हैं उसके बहुत से फायदे होते हैं। अरावलीज में जो पेड़ है वहां पे बहुत सारे नेचुरल क्रैक्स हैं, फिजर्स हैं। इन नेचुरल क्रैक्स और फिजर्स में पेड़ उगे हुए हैं, तो जब पानी बरसता है तो इन क्रैक्स और फिजर्स के थ्रू लगभग 2 मिलियन लीटर्स पानी ग्राउंड वाटर में जाता है हर साल। अब ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अरावलीज में जो नेचुरल क्रैक्स और फिजर्स हैं उसके पेड़ 2 मिलियन लीटर्स पानी को ग्राउंड वाटर में पहुंचाते हैं हर साल। ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और यहां पे देखिए 2 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर पर हेक्टेयर ग्राउंड में 2 मिलियन लीटर्स पानी पहुंचाने का पोटेंशियल है। अभी ये पोटेंशियल है कहने का मतलब ये नहीं कि इतना पानी पहुंचता ही होगा, लेकिन यहां पे ये बताया जा रहा है कि अरावली के फॉरेस्ट का इन्वायरमेंटल यूज क्या है, इन्वायरमेंटल यूटिलिटी सिग्निफिकेंस क्या है। फिर जो अरावली माउंटेन रेंज है, एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यहाँ 400 स्पेशीज है नेटिव ट्रीज की, श्रब्स की, हर्ब्स की, 200 नेटिव एंड माइग्रेटरी बर्ड स्पेशीज है, 100 बटरफ्लाई स्पेशीज है, 20 ऑड रेप्टाइल स्पेशीज है, 20 मैमल स्पेशीज है, लियोपर्ड्स हैं। अगर ये फॉरेस्ट जाते हैं तो ये स्पेशीज भी गायब हो जाएंगी। ऑब्वियसली बात है, बिना फॉरेस्ट के ये स्पेशीज सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हरियाणा 2021 क्या बोलता है कि एज मैनी एज 58 माइंस आउट ऑफ टोटल 119 हैव बीन एलोकेटेड
इस अरावली रेंज ऑफ फॉरेस्ट में 119 में से 58 माइंस एलोकेट की जा चुकी हैं। 26,000 केसेस ऑफ इलीगल माइनिंग आ चुके हैं, जिसमें से सितंबर 2020 तक, मतलब इंक्लूडिंग 1358 टिल सितंबर 2020 फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब हरियाणा में टोटल इलीगल माइनिंग के केसेस में 26,000, जिसमें से करंट फाइनेंशियल ईयर में सितंबर 2020 तक 1358 केसेस थे। और माइनिंग के कलेक्शन की बात की जाए 2020-21, तो 2020-21 में माइनिंग का कलेक्शन 770 करोड़ रुपए हो चुका है हरियाणा में। तो बहुत सारा पैसा यहाँ पे एलोकेटेड है। तो ऑब्वियस सी बात है, सरकार तो यहाँ पे चाहेगी कि माइंस को एलोकेट करो, क्योंकि इससे पैसा इन्वॉल्व है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स चाहेंगे, लेकिन लोग नहीं चाहेंगे, क्योंकि लोगों की जेब में सीधे पैसा जा नहीं रहा है। दूसरा, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को तो ये चीज़ नुकसान पहुंचाती है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, तो अरावलीज को बचाने की एक मुहिम छोड़ दी है इन्वायरमेंटलिस्ट ने और हरियाणा के लोगों ने। इस मुहिम में हरियाणा के लोग कितना सक्सेसफुल होते हैं ये देखना है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में जो अरावलीज पढ़ते हैं, वहां पे माइनिंग को रोकने की बात कर रहे हैं। वहां के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है ये मैंने आपको बता दिया। और आज की आखिरी न्यूज, 39 रिपोर्टेड किल्ड इन म्यांमार। कूप हुआ है म्यांमार में। अभी रिसेंटली संडे को 22 एंटी कूप प्रोटेस्टर्स को मार दिया गया इंडस्ट्रियल हिलाइंग थिंग सबर्ब ऑफ म्यांमार मेन सिटीज में। यहाँ पे चाइनीज फाइनेंस्ड फैक्ट्रीज थी, इन फैक्ट्रीज को आग लगा दी इन प्रोटेस्टर्स ने। उसके अगेंस्ट में गोलियां चला दी म्यांमार की फोर्सेज ने, 22 लोगों की मौत हो गई। कुछ और जगह पे 16 और लोगों की मौत हुई है और एक पुलिसमैन की मौत हुई है। तो 39 लोगों की मौत हुई है, ऐसा बोला है असिस्टेंस एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स ने। चाइनीज एम्बेसी ने बोला कि जो हलाइथेंग सबर्ब नाम की जगह है, यहाँ पे बहुत सारी चाइनीज स्टाफ को चोट लगी है, चाइनीज स्टाफ इंजोर हुआ है, ट्रैप हो गया था। कहीं ना कहीं हिलेंग थाया में अननोन आर्म्ड प्रोटेस्टर्स घुस आए और उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। चाइना को यहाँ पे सपोर्टिव देखा जाता है मिलिट्री जनता का। देखिए, टोटलिटेरियन है, मिलिट्री ऑटोक्रेट लीडरशिप है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप है इस समय पे म्यांमार में। चाइना में भी कुछ इसी प्रकार का पॉलिटिकल सेटअप है। तो चाइना ऑब्वियस ही बात है म्यांमार के साथ थोड़ी बहुत दोस्ती तो रखेगा ही, क्योंकि चाइना में एक टोटलिटेरियन। अब चाइना ये तो नहीं बोल सकता ना कि तुम डेमोक्रेसी लेके आओ, जब उनके यहाँ खुद के यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है, जो पॉलिटिकल सेटअप है म्यांमार का, उसको चाइना सपोर्ट कर रहा है, एज सिंपल एज दैट। अब हुआ यहाँ पे ये है कि चाइना के स्टाफ को यहाँ पे चोट आई है, तो चाइना म्यांमार को बोल रहा है कि आप कुछ इफेक्टिव मेजर्स लीजिए, वायलेंस के एक्ट को रोकिए, और लॉ के हिसाब से जिन लोगों ने भी यहाँ पे वायलेंस किया है उनको सजा दीजिए। सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ चाइनीज कंपनीज एंड पर्सनल्स इन म्यांमार, इसको आप इंश्योर करिए, ऐसा चाइना ने बोला है म्यांमार को। 2021 के म्यांमार प्रोटेस्ट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं पा रही है, क्योंकि म्यांमार की मिलिट्री ने और वहाँ की गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन को ब्लॉक सा कर दिया है। वो इंफॉर्मेशन को अपने देश के अंदर ही दबा रहे हैं, बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, कूप हुआ है तो बाहर इंफॉर्मेशन निकलेगी तो उनको ज़्यादा यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जाएगा। 2021 की जो म्यांमार प्रोटेस्ट है, दे आर डोमेस्टिक सिविल रेजिस्टेंस एफर्ट्स इन म्यांमार। ठीक है, 1 फरवरी 2021 को जो कूप हुआ था, जो कि उनके मिलिट्री कमांडर मिंग होंग हलाइंग ने किया था, उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मिंग होंग हलाइंग कमांडर इन चीफ हैं कंट्री की आर्म्ड फोर्सेस के, जिसको तत्मा दो भी बोलते हैं। म्यांमार की मिलिट्री को तत्मा दो भी बोला जाता है। 14 मार्च 2021 तक, 1 फरवरी से 14 मार्च 2021 तक 2150 लोगों को डिटेन किया गया है। 126 प्रोटेस्टर्स यहाँ पे मारे जा चुके हैं। ये वो न्यूज़ है जो बाहर निकल के आ रही है। एक्चुअली में म्यांमार क्या हो रहा है ये अभी किसी को पता भी नहीं है। और बहुत सारे लोगों का ये भी बोलना है कि म्यांमार में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दे आर नॉन वायलेंट। सिविल डिसोबीडियंस है, लेबर स्ट्राइक है, मिलिट्री बॉयकॉट है, पॉट बैंगिंग है। यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो वायलेंट नहीं हो रहे हैं। वायलेंट ना होने के बावजूद भी म्यांमार की मिलिट्री उसको मार रही है। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है, बट ये हो रहा है। म्यांमार का नक्शा है, बाउंड्री किससे लगती है म्यांमार की? इंडिया से, चाइना से, लाओस से और थाईलैंड से। तो इन देशों के साथ म्यांमार की बाउंड्री लगती है। साउथ में आपको यहाँ पे अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल नजर आ रहा है म्यांमार के। अच्छा, बांग्लादेश की साथ ही म्यांमार की बाउंड्री लगती है, ये बताना भूल गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। गुड बाय।